हेलो स्टूडेंट्स, टीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी सोशलॉजी की क्लास में। और आप सभी लोगों को पता है कि एमपीपीएससी मेंस सोशलॉजी में हम काफ़ी समय से यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और ये जो यूनिट नंबर 4 है, इसमें जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट नंबर 4 में हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। भारत का औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन, इसी में हमने औद्योगिक समाज में वर्ग, वर्ग संघर्ष, ये सब पढ़ लिया है। आज से जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद ही आप इसका आंसर इसमें लिख सकते हैं। टॉपिक का नाम है सामाजिक संरचना और विकास। देखिए, विकास शब्द तो बहुत कॉमन है, आपने अर्थव्यवस्था में पढ़ रखा है। विकास यानी कि हमारे देश का सामाजिक आर्थिक विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और सारे डेवलपमेंट उसमें इंक्लूड है। ये जो टॉपिक है सामाजिक संरचना और विकास, इसका मतलब ये है कि समाज की जो संरचना है उसका विकास से क्या संबंध है। इसी के आगे देखें तो लिखा हुआ है सुविधा प्रदाता, अवरोधक। इसका अर्थ ये है कि सामाजिक संरचना विकास में सुविधा प्रदाता के रूप में काम करती है, यानी विकास को सपोर्ट करती है, या फिर उसकी अवरोधक है यानी एज ए बैरियर काम करती है, या दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको समझने के पहले आपको सामाजिक संरचना जो कंसेप्ट है ये समझना आवश्यक है। इसलिए आज हम सामाजिक संरचना पर ही पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो उसके बाद आप इसका संबंध विकास के साथ जोड़ करके इसे लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि आखिर सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है। अब देखिए, सामाजिक संरचना का जो अर्थ है उसमें यदि हम इसको यहाँ से उठा लें तो सीधा सीधा तात्पर्य है कि समाज की संरचना, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। अब सबसे पहली बात तो यह आ जाती है कि संरचना शब्द आखिर क्या बोल रहा है। तो जो संरचना शब्द है वो ये बताता है कि बाहरी आकृति या स्वरूप, कोई भी वस्तु है उसकी बाहरी आकृति या उसका जो स्वरूप है वो क्या कहलाता है, वो उसकी संरचना कहलाती है। अब देखिए, बहुत सारी वस्तुएं हैं, इन सभी वस्तुओं की आकृति कैसी होती है, सबकी आकृति अलग अलग होती है, यानी सबका शेप, सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि यदि ये बोला जाए कि ट्रेन और फिर बोला जाए बुलेट ट्रेन, ठीक है, तो दोनों ही ट्रेन है, लेकिन नॉर्मल ट्रेन और बुलेट ट्रेन, इसकी संरचना में क्या है, डिफरेंस है। तो बुलेट ट्रेन को बुलेट ट्रेन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है। आपने ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ा होगा दो शब्द, एक होता है बे और दूसरा होता है गल्फ। हालांकि हिंदी में दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, खाड़ी यानी कि तीन और स्थल और एक और जल से घिरा हुआ क्षेत्र, लेकिन खाड़ी की चौड़ाई कैसी होती है, ज़्यादा होती है। गल्फ भी तीन और स्थल और एक और जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन ये कैसा होता है, सकरा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, तो दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसलिए एक को बे बोला जा रहा है और दूसरे को क्या बोला जा रहा है, गल्फ बोला जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप ये एक बात समझ जाइए इसको, कि जो संरचना शब्द है, संरचना शब्द का जो तात्पर्य है वो ये है कि कोई भी वस्तु है या कोई भी घटना है, उसकी जो बाहरी आकृति है, बाहरी स्वरूप है, जिसे देख करके हम उसे पहचान जाते हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी संरचना कहलाती है। बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है, ये एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी कि समाज की संरचना। तो अब समाज की संरचना, देखिए ये जो संरचनाएं मैंने आपको बताई हैं ये हमारे आंखों के सामने हम देख लेते हैं इसको। जो वस्तुएं होती हैं तो उनको, वो चूंकि वस्तुएं मूर्त होती हैं तो मैंने छू के भी देख लेते हैं। समाज की संरचना की बात करें तो समाज स्वयं में एक अमूर्त व्यवस्था है,
समाज क्या है? स्वयं में अमूर्त व्यवस्था है, यानी उसका आप अनुभव कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, ठीक है ना, टच नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो जो समाज की संरचना है, नो डाउट समाज की संरचना भी कैसी होती है? अमूर्त ही होती है, हम उसे अनुभव ही कर सकते हैं। अब समाज भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। सपोज यदि हम समाज की बात करें, समाज में यदि हम दो समाज ले लें मोटे तौर पर, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज, ठीक है। तो यदि आपसे बोला जाए कि आप क्या पहचान सकते हैं देखकर कि कौन सा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र नगरीय क्षेत्र है, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो बहुत सरल काम है, मैं पहचान सकता हूँ। गांव में क्या है, कृषि कार्य ज़्यादा होता है। गांव पर्यावरण के रूप में कैसा होता है? बहुत स्वच्छ है, खुला हुआ है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा है, गांव में आपको ट्रैक्टर मिलेगा, बैलगाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, चारों ओर हरियाली मिल जाएगी। लोगों का आपस में जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध, वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं। गांव में परंपराएं प्रथाएं होती हैं, देख करके ही समझ में आ जाता है। दूसरा, नगर आप देख करके समझ सकते हैं, नगर को भी देख करके समझ सकते हैं कि जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। लोग इंडस्ट्रीज में और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो नगरीय सामाजिक संरचना आप देख करके समझ जाएंगे, लोगों को एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग एक दूसरे से संगठित होते हैं, ऐसे नगरीय क्षेत्र में लोग एक दूसरे से संगठित नहीं रहते हैं। यदि ये बोला जाए कि महानगर, क्या आप महानगर को देख करके पहचान सकते हैं? तो नो डाउट महानगर का भी कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। जैसे वहाँ मेट्रो रेल चल रही है, जैसे इंदौर नगर है तो यहाँ पे आई बस है, मेट्रो ट्रेन बन रही है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर की प्रधानता कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। सामाजिक संबंध और ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। तो ये सामाजिक संरचना, यानी समाज का एक बाहरी स्वरूप जो देख करके पहचाना जा सके, वो क्या है? वो सामाजिक संरचना कहलाता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि बाल विवाह नगरीय क्षेत्र की सामाजिक संरचना का हिस्सा है कि ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक संरचना का हिस्सा है, तो आपका जवाब होगा कि बाल विवाह ग्रामीण सामाजिक संरचना का हिस्सा है। तो एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना का अर्थ क्या होता है? समाज का ऊपरी ढांचा। अब देखिए, समाज का जो ऊपरी ढांचा होता है, ठीक है ना, कोई भी समाज है और उस समाज की सामाजिक संरचना जो होती है, ये बहुत सारी संस्थाओं से और बहुत सारे संगठनों से मिलकर के बनती है। जैसे धर्म, इसके अलावा परिवार, ठीक है ना, विवाह, फिर शैक्षणिक संस्था, इसके अलावा देश की जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वो सब, साथ ही साथ जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं वो सब, इसके अलावा संस्कृति उस क्षेत्र की, इसके अलावा मूल्य प्रतिमान, इन सब से मिलकर के उस क्षेत्र की सामाजिक संरचना बनती है। यदि हम भारतीय सामाजिक संरचना की चर्चा करें तो इसमें आप एड ऑन कर दीजिए जाति व्यवस्था का। इसमें एड ऑन क्या हो जाएगा? जाति व्यवस्था। क्योंकि जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दूसरे देश में, यदि आप पश्चिमी देश में चले जाएंगे, जैसे यूएस में चले जाएं, किसी और देश में चले जाएं, तो वहाँ की सामाजिक संरचना का वो हिस्सा नहीं है। तो ये पूरी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, ये सब मिलकर के क्या करते हैं? ये सब मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। चूंकि ये सब सारी संस्थाएं अमूर्त हैं, इसलिए सामाजिक संरचना भी कैसी होती है? अमूर्त होती है। उसे केवल क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है। हम उसे
छू करके नहीं देख सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जब आप ग्रामीण समाज में जाते हैं तो ग्रामीण समाज में जो मूल्य प्रतिमान है, ग्रामीण समाज के मूल्य प्रतिमान कैसे होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। वहाँ परंपरा और प्रथा बहुत ज़्यादा होती है। और नगरीय क्षेत्र में जब आप आते हैं तो नगरीय क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं का महत्व कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आर्थिक संस्थाओं का महत्व कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सामाजिक संरचना का एक स्ट्रक्चर है। और सामाजिक संरचना क्या है, बहुत सारी संस्थाओं से मिलकर के बनती है। लेकिन ये समाज का बाहरी स्वरूप होता है। चलिए, जो सामाजिक संरचना है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। और इन्होंने ये बताया था, समाज की तुलना किससे करी थी, समाज की तुलना मानव शरीर से इन्होंने करी थी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये सामाजिक संरचना, ऐसा ही यदि हम ले लें शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना, तो देखिए शारीरिक संरचना में जो एनाटॉमी के नाम से हम इसको जानते हैं, शारीरिक संरचना में क्या होगा कि हमारे पूरे शरीर के अंग उसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, हमारे हाथ का नाक पैन ये सब क्या है, ये सब शरीर के अंग हैं, शारीरिक संरचना है। और शरीर का प्रत्येक अंग क्या कर रहा है, उस शरीर को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहा है। यानी कि शरीर का प्रत्येक अंग, जैसे आँख है, आँख पूरा पूरा योगदान दे रही है, हमारे कान पूरा योगदान दे रहे हैं, हमारा जो हार्ट है, हमारी किडनी, लीवर, सब कुछ क्या है, अपना पूरा पूरा योगदान दे रहे हैं उस संरचना को बनाए रखने में। सिमिलर कंडीशन सामाजिक संरचना की होती है। ये जितनी भी संस्थाएं होती हैं, ये सब मिलकर के उस समाज की संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जूलॉजी से इस शब्द को लिया था और समाज की तुलना मानव समाज से की थी। और इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर का जो कंसेप्ट है सामाजिक संरचना का, उसे सावयवी अवधारणा के नाम से जानते हैं। सावयव यानी कि जो हमारा शरीर है, मानव शरीर, उसको सावयव के नाम से जाना जाता है। तो मानव शरीर की तुलना समाज से करना, यह हर्बर्ट स्पेंसर ने ही प्रारंभ किया था। यहाँ आपसे 3 मार्क में पूछ सकते हैं कि सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप आंसर दे दीजिए हर्बर्ट स्पेंसर ने। चलिए, परिभाषाएं, परिभाषाएं एक दो आपको याद कर लेनी है। गिन्सबर्ग क्या लिखते हैं, सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों, समूह, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इनकी संपूर्ण जटिलता जिससे कि समाज का निर्माण होता है। तो देखिए, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, जो डायग्राम मैंने आपको बताया था कि सामाजिक संगठन के जो बहुत सारे स्वरूप हैं, जिसमें बहुत सारे समूह आ जाते हैं, समितियां आ जाती हैं, संस्थाएं आ जाती हैं, इन सबको यदि जोड़ दिया जाए, ठीक है, इन सब के प्रकार, और साथ ही साथ क्या है, इनकी संपूर्ण जटिलता। संपूर्ण जटिलता से मतलब क्या है, इनके आपस के जो सामाजिक संबंध हैं वो, यानी उस सामाजिक संरचना को बनाए रखने में इनका जो योगदान है वो, सामाजिक संबंध सरल तो होते नहीं है, हमेशा कैसे होते हैं, जटिल ही होते हैं। इसलिए बोलते हैं इनकी संपूर्ण जटिलता, जिससे क्या हो रहा है, समाज का निर्माण होता है। वो सब क्या है, सामाजिक संरचना कहलाती है। थोड़ी सी जटिल परिभाषा है गिन्सबर्ग की। नडेल की डेफिनेशन देखते हैं। नडेल क्या बोलते हैं, सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता की ओर संकेत करती है। अब इनका ये कहना है कि समाज की जो संरचना है, उसके जो विभिन्न अंग हैं, यानी जो विभिन्न संस्थाएं जो मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाई थी, उसकी एक क्रमबद्धता। क्रमबद्धता से मतलब क्या है, सारी संस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि शिक्षा और विवाह व्यवस्था, शिक्षा और परिवार व्यवस्था, या धर्म और राजनीति, ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो अनेक अंगों की कैसी है, क्रमबद्ध व्यवस्था है। यह संरचना तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है। नडेल का क्या बोलना है कि संरचना तो तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है। तुलनात्मक शब्द जब आता है तो उसका ये अर्थ होता है कि इतनी जल्दी नहीं बदलेगी, पूरी तरीके से तो देखिए स्थिर हो नहीं सकती है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं बदलेगी। तो तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं।
कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक संरचना स्वयं में तुलनात्मक रूप से स्थिर है, इतनी जल्दी नहीं बदलेगी, या परिवर्तन आएगा तो थोड़ा आएगा, लेकिन उसके जो अंग हैं वो परिवर्तनशील रहते हैं। जैसे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था काफ़ी परिवर्तनशील व्यवस्था है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बैक लें। जैसे कि यदि हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? परिवर्तनशील व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव किस पर आ गया? विवाह पर। तो विवाह में भी परिवर्तन आ रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं। संस्कृति में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं। तो ओवरऑल परिवर्तन तो बहुत कुछ आया है अंगों में, लेकिन यदि हम इस सामाजिक संरचना को भारतीय सामाजिक संरचना मान करके चलें, तो भारतीय सामाजिक संरचना में ओवरऑल बहुत कम परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके जो अंग हैं वो अंगों में कहीं ना कहीं परिवर्तन ज़्यादा आ गया है। तो वही नडेल ने अपनी डेफिनेशन में ये जो लिखा है वो यही है कि तुलनात्मक रूप से ये स्थिर होती है, लेकिन इसके जो अंग होते हैं ये कैसे होते हैं? स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना का जो अध्ययन किया था वो अध्ययन इन्होंने मूर्त रूप में किया था। मूर्तता यानी ये सामाजिक संरचना को क्या मान करके चलते हैं? मूर्त व्यवस्था मान करके चलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं। क्योंकि मनुष्य कैसा होता है? मूर्त होता है। इसलिए क्या है, सामाजिक संरचना को ये कैसा मान के चलते हैं? मूर्त व्यवस्था के नाम से मान करके चल लेते हैं। इनका ये कहना है कि स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित है और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। यानी इनका क्या कहना तात्पर्य है कि जो संस्था है, एक जो भी संस्था है, कौन कौन सी, जो भी मैंने आपको बताया था, परिवार, वहन, नातेदारी, शिक्षा व्यवस्था, तो संरचना कैसे होती है? संस्था द्वारा परिभाषित होती है। साथ ही साथ क्या है, जो सामाजिक संरचना के नियमित संबंध है या उसके जो सामाजिक संबंध है उसमें जो व्यक्ति हैं, यानी उन सामाजिक संबंधों का निर्वहन कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति हैं वो एक क्रमबद्धता में लगे हुए हैं। यानी कि क्रमबद्धता से मतलब यह है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक, सामाजिक संस्थाएं एक बहुत क्रमबद्ध रूप में क्या कर रही हैं? अपने संबंधों का निर्वहन कर रही हैं। चाहे वो संस्था शिक्षा व्यवस्था है, चाहे राजनीतिक व्यवस्था है, कोई भी है। तो ये रेडक्लिफ ब्राउन की डेफिनेशन है, ये मूर्तता लिए हुए परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना की आखिर विशेषताएं क्या क्या है। पहली बात, एक अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा। तो शब्द आता है अपेक्षाकृत, यानी कि सामाजिक संरचना इतनी जल्दी नहीं बदलती है, इसलिए सामाजिक संरचना क्या है? स्थायी है। क्यों स्थायी है? दो प्रकार से सब समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां स्थायी होती हैं। जैसे कि यदि हम बोलें कि विवाह व्यवस्था, तो विवाह व्यवस्था स्थायी व्यवस्था होती है। परिवार, राजनीतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सब कैसी हैं? ये सब स्थायी है, स्वयं में स्थायी है। इसलिए ये मिलकर के जिस का निर्माण करेंगी वो भी स्थायी रहेगी। दूसरी बात क्या है? इन इकाइयों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों में भी स्थायित्व होता है। तो वो जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी संस्था हैं, उनके बीच के आपसी जो संबंध हैं वो भी कैसे होते हैं? हमेशा स्थायी हैं। उनके संबंध आप समाप्त नहीं कर सकते। जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था बढ़ती जाएगी, परिवार, विवाह और नातेदारी, इन पर लगातार क्या होगा? ये इससे प्रभावित होते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संरचना कोई अखंडित या अखंड व्यवस्था नहीं है। देखिए, सामाजिक संरचना को आप विभाजित कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना स्वयं में स्थायी है, लेकिन उसके अलग अलग खंड देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या है? अखंडित नहीं है, मतलब उसे खंडित किया जा सकता है। चूंकि इसका निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है, अतः इसे खंडित किया जा सकता है। यानी चूंकि इसकी इकाइयाँ कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। जैसे एक इकाई क्या है? धर्म है, एक इकाई क्या है? राजनीति है। जैसे ये बोला जाता है
कि भाई धर्म को राजनीति से अलग रखिए, ठीक है ना, या शिक्षा विभाग को धर्म से आप अलग रख दीजिए। अब आजकल ये भी लोग बोलने लगे हैं कि नहीं, विवाह को धर्म से अलग रखिए, विवाह हमारा पर्सनल मैटर है। तो सामाजिक संरचना कैसी है? खंडित व्यवस्था है, उसमें से अलग अलग खंड किए जा सकते हैं। हालांकि वो स्वयं में कैसी है? स्थायी व्यवस्था है, लेकिन चूंकि बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के बनी है, इसलिए क्या है? खंडित है। नेक्स्ट, अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक संरचनाओं क्या मान के चलते हैं? अमूर्त अवधारणा, जो कि समाज अमूर्त है, समाज में जो संस्थाएं होती हैं वो अमूर्त होती हैं। लेकिन यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन है, ये क्या मान करके चलते हैं? ये सामाजिक संरचना को मूर्त मान करके चलते हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना की इकाई क्या बताते हैं? ये सामाजिक संरचना की इकाई क्या है? व्यक्ति हैं। अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी उसमें सामाजिक संरचना की इकाई क्या है, वो ब्राउन ने क्या बताई है? व्यक्ति। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनती है, जैसे परिवार, नातेदारी, संस्था। तो सामाजिक संरचना के चारों ओर मैंने भी आपको बताया था बहुत सारी क्या है, जैसे कि आपने बोला परिवार, इसके अलावा विवाह, ठीक है ना, नातेदारी, आर्थिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब क्या कहलाती हैं? उप संरचना। उप संरचना इसलिए कहलाती है क्योंकि परिवार उप संरचना है सामाजिक संरचना की, लेकिन परिवार की स्वयं की भी संरचना होती है। जैसे यदि बोला जाए कि संयुक्त परिवार, कि संयुक्त परिवार की संरचना क्या है, यदि आपसे पूछा जाए संयुक्त परिवार की संरचना क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि कम से कम 3 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं वहां पर, यानी कि दादा दादी रहते हैं, माता पिता रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। तो ये जो उप संरचना है, इनकी स्वयं की भी संरचना होती है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना की इकाइयों में क्रमबद्धता होती है और विभिन्न इकाइयों का पद और स्थान पूर्व निर्धारित होता है। तो देखिए, अलग अलग इकाइयों का स्थान, उनका पद कैसा होता है? पूर्व निर्धारित होगा। जैसे यदि हम भारतीय सामाजिक संरचना की चर्चा करें, तो यहाँ पे जाति, इसके अलावा धर्म, इसके अलावा परिवार, विवाह, ये सब क्या है? इनके स्थान कैसे हैं? इनके स्थान उच्च होते हैं, सर्वोच्च स्थान होते हैं इनके, यानी कि क्रमबद्धता में ये कैसे आएंगे? ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक भी रहेंगे और इनका स्थान कैसा होगा? सर्वोच्च। यदि आप अमेरिकी सामाजिक संरचना की यदि चर्चा करेंगे, तो अमेरिकी सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था तो है ही नहीं, धर्म का थोड़ा बहुत स्थान है, परिवार का स्थान है, विवाह तो खैर वहाँ पर कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लोग विवाह करें या नहीं करें कोई उनका पर्सनल मैटर है, लोग बिना विवाह के यही क्या रहते हैं, हमेशा अपने पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो विभिन्न इकाइयों में कैसी है? क्रमबद्धता है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना क्या होती है? स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, जैसे संस्कृति, भौगोलिक दशा, राजनीति, धर्म। तो देखिए, जिस क्षेत्र की सामाजिक संरचना, जो क्षेत्र जहाँ का है, वहाँ की राजनीति से प्रभावित हो जाएगी उस क्षेत्र की सामाजिक संरचना, या फिर क्या है, वहाँ की जो भौगोलिक दशा होती है, उस भौगोलिक दशा से प्रभावित हो जाती है वहाँ की सामाजिक संरचना। जैसे पर्वतीय क्षेत्र की यदि हम बात करें, या वो क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे यूरोप के उच्च क्षेत्र है, वहाँ की सामाजिक संरचना अलग है, सामाजिक संबंध ही अलग है वहाँ के। जैसे वहाँ पे शराब पीना बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि चूंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए शराब पीना वहाँ की संस्कृति में सम्मिलित होता है। तो सामाजिक संरचना हमेशा कैसी होगी? स्थानीय विशेषताओं से। जैसे भारत की स्थानीय विशेषता क्या है? जाति व्यवस्था है। तो भारत की सामाजिक संरचना क्या है? जाति व्यवस्था से प्रभावित रहेगी। नेक्स्ट, प्रत्येक समाज की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, इसलिए संस्कृति के चलते क्या होगा? सामाजिक संरचना भी कैसे हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। जैसे ग्रामीण समाज की संस्कृति कैसी होती है? ग्रामीण समाज की संस्कृति परंपरागत ज़्यादा होती है, इसलिए ग्रामीण समाज में आप देखेंगे तो क्या है, महिलाएं पर्दा ज़्यादा करती हैं, वहाँ पर बाल विवाह की घटनाएं कैसी होती हैं? ज़्यादा होती हैं, महिलाओं के ऊपर बहुत सारे बाउंडेशन होते हैं। लेकिन जो नगरीय क्षेत्र की संस्कृति होती है वो इस प्रकार की नहीं होती है, यहाँ पर आप लोगों को पर्दा करते हुए नहीं देख सकते। साथ ही साथ क्या है, महिलाएं बाहर निकल करके भी काम करती हैं,
ठीक है, शिक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये संस्कृति के चलते होता है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना पूर्ण रूप से संगठित या श्रेष्ठ नहीं होती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये सामाजिक संरचना है, ये कैसी है, ये पूरी तरीके से कैसी है, ये पूरी तरीके से आइडियल एक संरचना है। ये पूरी तरीके से आइडियल नहीं हो सकती, श्रेष्ठ नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना में यदि शिक्षा है तो वहाँ पे अपराध भी सम्मिलित है। लोग यदि दूसरे को अच्छे संस्कार दे रहे हैं तो कुछ लोग दूसरों को क्या कर रहे हैं, बुराइयां भी सिखा रहे हैं। तो सामाजिक संरचना में क्या है, विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। और इसलिए क्या है, दुर्खीम और मर्टन, इनका ये कहना है कि कई बार सामाजिक संरचना समाज में क्या कर देती है, एनोमी उत्पन्न कर देती है। एनोमी शब्द का जो मतलब होता है वो होता है अप्रतिमानता। अप्रतिमानता से मतलब नियम कानून कुछ भी नहीं बचे हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब ये एनोमी की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति इसी एनोमी से ग्रसित होकर के क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। जैसे यदि बात की जाए कि जो आत्महत्या है, आत्महत्या की यदि हम बात करें तो आत्महत्या नगर में ज़्यादा होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आत्महत्या की घटनाएं ज़्यादा नहीं होती हैं। जितना बड़ा महानगर होगा, पश्चिमी देशों में लोग बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आपको आत्महत्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की सामाजिक संरचना ही इस प्रकार की होती है कि वो एनोमी को क्रिएट कर देती है। आप प्रतिमानता यानी भीड़ के बीच में व्यक्ति अकेला। नेक्स्ट, जॉनसन, समाजशास्त्री हैरी एम जॉनसन ये बता रहे हैं कि सामाजिक संरचना के 4 मूल तत्व हैं। नंबर 1, ये आपसे पूछ सकते हैं, 3 मार्कर में पूछ सकते हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1, विभिन्न प्रकार के उपसमूह। उपसमूह से जॉनसन का जो मतलब है वो संस्थाओं से मतलब है, जैसे कि परिवार, राजनीतिक संगठन है, जितने भी शैक्षणिक संगठन है, ये सब जॉनसन क्या बोलते हैं, इनको उपसमूह के नाम से जानते हैं। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, भूमिकाएं मतलब किसके साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक संरचना में बहुत सारे लोग हैं, उस ये जो उपसमूह है, उपसमूह में जितने भी लोग हैं उनकी आखिर क्या भूमिका है। भूमिका से मतलब जैसे कि सपोज के शैक्षणिक संस्था है, तो शैक्षणिक संस्था जो उपसमूह है उसकी समाज में क्या भूमिका होती है, ठीक है ना। या जो राजनेता होते हैं, जो राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आखिर क्या भूमिका होती है। जो धार्मिक गुरु होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट, प्रतिमान, नॉर्म्स क्या है, हर एक समाज में प्रतिमान क्या है। जैसे भारत में यदि हम बात करें तो भारत में जाति व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे प्रतिमान बने हुए हैं, परिवार को लेकर के बहुत सारे प्रतिमान बने हुए हैं, हमें अपने बुजुर्गों का हम ध्यान रखते हैं। पश्चिमी देशों में इस प्रकार के प्रतिमान कहना चाहिए, परिवार को लेकर के, विवाह को लेकर के ऐसे प्रतिमान नहीं बने हुए हैं। सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य से मतलब हो जाता है कि जैसे कि हमारे देश में नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा क्या है, एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक मूल्य है। या और भी कई सारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जैसे अतिथि देवो भव, इस प्रकार के बहुत सारे सांस्कृतिक मूल्य देखने को मिल जाएंगे। तो ये चारों जो चीजें हैं, इन चारों चीजों से मिलकर के किसी भी क्षेत्र की सामाजिक संरचना बनती है। तो जॉनसन का ये कहना है कि जो सामाजिक संरचना है उसके ये 4 मूल तत्व हैं, कौन कौन से, विभिन्न प्रकार के उपसमूह, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, प्रतिमान, और इसी के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्सन्स, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं टलकॉट पार्सन्स, इन्होंने क्या किया, सामाजिक संरचना के 4 प्रकार बताए, सामाजिक मूल्यों के आधार पर वो बताते हैं। तो 4 प्रकार की सामाजिक संरचना कौन कौन सी है। नंबर 1, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। देखिए, प्रतिमान से मतलब क्या होता है, नियम, ठीक है। नियम किस प्रकार के बता रहे हैं वो, प्रदत्त। प्रदत्त नियम कैसे होते हैं, जिन्हें हम अर्जित नहीं करते हैं। प्रदत्त नियम ज़्यादातर क्या होता है, जाति से जुड़े रहते हैं, धर्म से जुड़े रहते हैं, प्रजाति से जुड़े रहते हैं। तो सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान यानी ऐसे प्रदत्त प्रतिमान जो कैसे हैं, जो सार्वभौमिक हैं, यानी उस पूरे जो समाज है, उस पूरे समाज में वो प्रतिमान कैसे हैं,
वो सभी लोगों ने एक्सेप्ट उसको कर रखा है। तो पार्सन्स का ये कहना है कि जो नाजी जर्मनी था पहले, जो कि पार्सन्स के समय की घटना है, तो जो नाजी जर्मनी था, जब हम एडोल्फ हिटलर की बात करते हैं, तो उस समय जर्मनी की जो सामाजिक संरचना थी वो सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान की सामाजिक संरचना थी। चूंकि आपको मालूम है कि वहाँ पे प्रजातिवाद बहुत ज़्यादा था और आर्य प्रजाति कैसी थी, श्रेष्ठ। तो ये प्रदत्त प्रतिमान था जो सार्वभौमिक रूप से सभी जर्मन मान करके चलते थे कि हम कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं, और इसलिए उन्होंने यहूदियों पर अत्याचार किए थे। दूसरी बात करें, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। अर्जित प्रतिमान से मतलब ये लोकतांत्रिक प्रतिमान होते हैं जो कहना चाहिए कि मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। तो पार्सन्स बोलते हैं कि अमेरिका की जो सामाजिक संरचना है वो इसी प्रकार की है। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। प्रदत्त प्रतिमान, प्रतिमान कैसे हैं, प्रदत्त हैं, लेकिन विशिष्ट यानी कुछ लोग ही उसका पालन कर रहे हैं, सभी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है स्पेनिश अमेरिकी, यानी अमेरिका में रहने वाले स्पेनिश लोग वो उसका पालन करते हैं। भारत में भी आप जाति व्यवस्था इसका उदाहरण ले सकते हैं। इसके अलावा विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, यानी प्रतिमान तो अर्जित हैं लेकिन कैसे हैं, विशिष्ट रूप के हैं। चूंकि चीन में इस प्रकार की सामाजिक संरचना थी और पार्सन्स का ये कहना था कि चीन में जो पारिवारिक मूल्य थे, जो चीन का जो कहना चाहिए राजवंश था, वो अपने परिवार और इन सब सारी चीज़ों को लेकर के, रक्त की शुद्धता को लेकर के बहुत ज़्यादा चलता था। तो लोग रक्त की शुद्धता का बहुत ज़्यादा पालन करते थे। जैसे आज भी ब्रिटेन में जो रॉयल फैमिली है, वहाँ के जो किंग हैं, महारानी है, महाराज है, तो वो इस प्रकार की जब सामाजिक संरचना होती है तो उसे कहा जाता है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। ये आपसे पूछ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है पार्सन्स का सामाजिक संरचना को लेकर के। चलिए नेक्स्ट बात करें। तो ये टॉपिक सामाजिक संरचना का था। सामाजिक संरचना से यहाँ से कुछ प्रश्न पूछने में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि जो सामाजिक संरचना है वो विकास में किस तरीके से सुविधा प्रदाता का काम करती है, यानी विकास को सहयोग देती है, और किस प्रकार से क्या करती है, अवरोधक, यानी उस विकास में बैरियर के रूप में सामने आ जाती है। तो ये जो टॉपिक है सामाजिक संरचना, थोड़ा सा जटिल टॉपिक है, बट इसको आपने एक दो बार यदि देख लिया तो आप उसे समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।